सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल ज्यूरिस वेदा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी और लायबिलिटी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले चालू करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी होती क्या है। वाइकेरियस लायबिलिटी यानी आपने जनरल रूल पढ़ा ही होगा कि अगर किसी पर्सन ने कोई टॉर्ट किया हो तो फिर वो उसके लिए लायबल होता है। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर ये पर्सन है, इसने कुछ रॉन्ग किया है, ठीक है, तो कोई तीसरा पर्सन ही, ठीक है, जिसने काम दिया था इसको, ठीक है, यानी जो इसका मास्टर था, वो लाइबल हेल्ड किया जा सकता है। यानी वेयर वन पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अनदर, यानी ये वाला पर्सन हेल्ड हुआ किसके ओमिशन एक्ट की वजह से, इसके ओमिशन एक्ट की वजह से। यानी इट्स अ नो फॉल्ट लाइबिलिटी, यानी नो फॉल्ट लाइबिलिटी नेचर है। भाई इसने कुछ किया भी नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं किया, कोई मिस्टेक नहीं किया, फिर भी ये लाइबल ठहराया जा रहा है। क्यों ठहराया जा रहा है? क्योंकि ये अप्लाई होता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स में, या मास्टर सर्वेंट या फिर प्रिंसिपल एजेंट के केसेस में ये वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होती है। ये वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो है आधारित दो मैग्जिम्स पे। क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ, यानी अगर कोई काम आपने किसी और के थ्रू करवाया है तो ऐसा माना जाएगा, ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि वो काम आपने ही किया है। रेस्पोंडिएंट सुपीरियर में लेट द सुपीरियर आंसर, यानी जो पर्सन है जो अथॉरिटी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे है उसको आंसर देना पड़ेगा, यानी उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। जो रिलेशनशिप्स, जो लीगल रिलेशनशिप्स हैं जिसपे वाइकेरियस लाइबिलिटी लग सकती है, वो है मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स इन फर्म जो होते हैं वो, स्टेट एंड सर्वेंट्स। जो रिलेशनशिप्स हैं वो है जो कॉमन रिलेशनशिप्स है। अगर मास्टर सर्वेंट में अगर सर्वेंट का कोई टॉर्शियस एक्ट हो तो मास्टर लाइबल हेल्ड किया जा सकता है। जैसे अगर ड्राइवर हिट्स पेडेस्ट्रियन व्हाइल ड्राइविंग फॉर एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय यानी ड्राइवर को बोला आप गाड़ी चलाइए, और उस गाड़ी चलाने के दौरान किसी पेडेस्ट्रियन को उसने हिट किया, तो पेडेस्ट्रियन जो है वो एम्प्लॉयर को लाइबल ठहरा सकता है, भले ही उसकी गलती नहीं हुई हो। स्टेट एंड सर्वेंट में स्टेट के पास कुछ शील्ड है जिसे हम सोवरेन इम्यूनिटी कहते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। 3 एसेंशियल है टू फुलफिल वाइकेरियस लाइबिलिटी, यानी किसी पर्सन को अगर वाइकेरियस लाइबल हेल्ड करना है तो ये 3 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले एक रिलेशन होना चाहिए, जो भी हमने रिलेशन पढ़ा है, एक लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए उन दोनों के बीच में। एक टॉर्शियस एक्ट होना चाहिए, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ जो सेकंड पार्टी है यानी जो एजेंट है या फिर सर्वेंट है उसने कुछ ना कुछ टॉर्शियस एक्ट किया होना चाहिए, तभी जो फर्स्ट पार्टी है यानी जो प्रिंसिपल है या फिर मास्टर है वो हेल्ड लाइबल होगा। थर्ड है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो भी काम किया जाएगा, यानी अगर इसने कुछ टॉर्शियस एक्ट किया है, ये जो मास्टर है इसका ये सर्वेंट है, ठीक है, इसने कुछ जो टॉर्शियस एक्ट किया है वो काम करने के, जो भी काम इसने बोला है उस काम करने के दौरान ही वो टॉर्शियस एक्ट होना चाहिए, तभी एम्प्लॉयर लाइबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी वाइल परफॉर्मिंग देयर असाइन ड्यूटीज विद इन वर्क आवर्स विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर मान लीजिए ये बस है एक, ठीक है, इसको बस को कौन चलाता है? बस ड्राइवर चलाता है। अगर बस ड्राइवर ने किसी को ठोका तो फिर वो कंपनी को सू कर सकता है, ठीक है, कंपनी पे सूट फाइल हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कंडक्टर बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, देखा कि बस है, थोड़ा हाथ वाथ आजमा लेते हैं, और तब जाके उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो कंपनी लाइबल हेल्ड नहीं होगी, क्योंकि जो कंडक्टर है वो अपनी स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाके कुछ काम कर रहा था। और चौथा है अंडर द एम्प्लॉयज अथॉरिटी, यानी इसने कुछ इसको अथॉरिटी दी हो या कंट्रोल दिया हो, इंस्ट्रक्शन दिए हो, तब वो जाके कुछ टॉर्शियस एक्ट कर दे उस दौरान, तो फिर एम्प्लॉयर लाइबल हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ वर्सेस श्यामा देवी के केस में होता है, ये एक पर्सन था, ठीक है, इसका एक दोस्त जो है वो किसी बैंक में काम करता है, ठीक है, ये इसका जो दोस्त है वो किसी बैंक में काम करता रहता है, ठीक है, ये मांगता है इससे पैसे कि भाई दे दो, पैसे वैसे दे दो, मैं जाके डिपॉजिट कराता हूँ बैंक में, तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है। लेकिन ये वाला पर्सन जाके फरार हो जाता है पैसे लेके, ठीक है, पैसे लेके फरार, और ये जो बंदा है वो जाके वाइकेरियस लाइबल हेल्ड करवाता है किसको? बैंक को। लेकिन कोर्ट क्या कहते हैं कि बैंक जो है वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि इसने अपने स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाके कुछ काम किया है, इसने अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ काम किया है, इसीलिए बैंक जो है वो वाइकेरियसली लाइबल हेल्ड नहीं कराई जा सकती।
सिर्फ ये पर्सन जो है वही लाइबल हेल्ड कराया जाएगा। सबसे लैंडमार्क केस जो है वो था लैम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी का, यानी जो एक बस ड्राइवर था, ठीक है, एक बस ड्राइवर जो था वो किसी बस को ऑब्स्ट्रक्ट करने के चक्कर में एक्सीडेंट कर देता है, ठीक है। भले कंपनी ने बोला कि भाई हमारे पास जो आर्टिकल है हमारे पास, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दूसरे जो हमारे बस ड्राइवर हैं वो कभी भी रेस नहीं लगाएंगे, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे, किसी को स्ट्रक नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर हम हेल्ड लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही ये जानकारी दे दी थी इन लोगों को, जो ड्राइवर्स होते हैं उनको हमने पहले ही जानकारी दे दी थी। लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो भी काम हुआ है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ है और बस ड्राइवर के कंट्रोल में हुआ है, और आपने इसको इंस्ट्रक्शन या फिर अथॉरिटी दी थी वो काम करने की, इसीलिए कंपनी जो है यानी लंदन जनरल ओमनी बस कंपनी जो है वो भी हेल्ड लाइबल होगी। सेकेंड केस था होलेस वर्सेस बाबू का केस था, जिसमें बाबू कंपनी का जो था ऐसा कहना था कि जो हमारे जो बाईसाइकिल कुरियर हैं जो जाते हैं वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, वो हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं कि वो जाते हैं बाईसाइकिल दे के आते हैं। तो ये बाईसाइकिल कुरियर वाला था, इसने एक इंसान को ठोक दिया था, ठीक है, उस इंसान को जिसने ठोका था उसने जाके कंपनी पे ही सूट फाइल कर दी कि भाई कंपनसेशन दो मुझे, ठीक है। तो इन्होंने कहा, जो कंपनी वाले थे उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है हम नहीं देंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है अपनी मनमर्जी का काम करते हैं इसीलिए खुद देंगे। लेकिन कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि आप जो है इनके फाइनेंसेस और इनके अपीयरेंस यानी यूनिफॉर्म्स वगैरह पे उनके कंपनी का नाम होगा और इनके फाइनेंसेस जो है वो हैंडल करते हैं, ठीक है, आपका कंट्रोल है उनके फाइनेंसेस और अपीयरेंस पे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कंट्रोल तो है आपका उस कुरियर वाले पे, इसीलिए आप भी हेल्ड लाइबल किए जा सकते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि स्कोप ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल है या नहीं ओनर का या फिर कंपनी का कंट्रोल उस इंसान पर है या नहीं, जो इससे इस केस से पता चलता है कि हाँ स्कोप ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल के बाहर है तो फिर एम्प्लॉयर लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। एक एक्सेप्शन है जो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है जो अपनी मनमर्जी से काम करता है, यानी ये एक बंदा है, इसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया और इसको बोला कि भाई तुम जाओ ये घर बनाओ अपना, ठीक है, अपने मनमर्जी के हिसाब से जैसे तुमको बनाना है वैसा बनाओ, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है, तुम जाओ बनाओ, ठीक है। लेकिन ये क्या किया कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की और किसी मजदूर को चोट लग गई, ठीक है, तो इसने बोला कि भाई तुम भी जॉइंट मतलब मेरे नेग्लिजेंस की वजह से हुए लेकिन तुम भी लायबल हो गए। तो कोर्ट क्या कही कि नहीं भाई तुम तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, तुम अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हो, अपना इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से तुम ही लायबल होगे, ये लायबल नहीं होगा, यानी इस मामले में वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं लगेगी। लेकिन ये 3 केसेस है जिसमें अगर ये जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉई जो है वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो हायर किया होगा वो इनकम्पिटेंट अगर हायर किया होगा तो फिर ये भी लायबल हो सकता है। या फिर अगर इसने किसको कुछ बहुत ही एक नॉन डेलीगेबल ड्यूटी या फिर बहुत ही खतरनाक कुछ काम दिया हो तो फिर भी ये लायबल हो सकता है। या फिर अगर इस बंदे ने या जैसे मान लो कि ये घर बन रहा है, कुछ गलत हो गया लेकिन इस बंदे ने उसको रेटिफाई कर दिया कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, नज़रअंदाज कर दिया और ऑथोराइज कर दिया कि हाँ भाई जाओ घर बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस काम का, और ये घर बाद में जाके किसी को चोट मतलब जो भी पत्थर वत्थर गिरा और उसकी वजह से और किसी मजदूर को चोट लग गया, तो जो मजदूर है वो इसको भी लायबल कर सकता है, इसको भी लायबल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने ही ऑथोराइज किया था, इसी ने रेटिफाई किया था वो चीज़। सीताराम मोतीलाल कलाल वर्सेस शांतनु प्रसाद जयशंकर भट्ट में ये केस हुआ था कि सीताराम जो है उन्होंने गाड़ी अंडर हायर और परचेज दी चलाने को शांतनु प्रसाद को, और शांतनु प्रसाद यानी जो भी डिफेंडेंट था उसने एक्सीडेंट कॉज किया, एक्सीडेंट किया। तो फिर कोर्ट क्या कहती है, जो शांतनु प्रसाद थे उन्होंने जो भी डिफेंडेंट था उन्होंने कहा कि भाई तुम भी जॉइंटली लायबल हो गए इसमें, तुम ओनर हो ऐसे करके। तो कोर्ट क्या कहती है, ओनर का कोई कंट्रोल ही नहीं था, हैड नो कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर जो ओनर है वो लायबल हेल्ड नहीं किया जा सकता। सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का बेसिक डिस्टिंक्शन यही है कि भाई जो सर्वेंट है वो किसी के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है तो एम्प्लॉयर जो है वो लायबल हो सकता है, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, अपने मनमर्जी के हिसाब से वर्क करता है, तो एम्प्लॉयर जो है वो लायबल नहीं होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सोवरेन इम्यूनिटी का। सोवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बेस्ड है रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेयर, यानी द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश लॉ था, ब्रिटिश रूल जब था तब ये होता था इंडिया में भी। तो ब्रिटिश रूल जब था तो ब्रिटेन में ये चलता था कि भाई जो किंग है वो अबव लॉ है, ठीक है, लॉ से ऊपर है किंग,
तो किंग जो है वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कर ही नहीं सकता, ऐसा उनका मानना था। और ये जो था और इसी के बेसिस पर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी आम इंसान जो है वो गवर्नमेंट यानी स्टेट या फिर गवर्नमेंट या फिर सोवरेन को सू नहीं कर सकता था, उस पर सूट फाइल नहीं कर सकता था विदाउट उनकी कंसेंट के। ठीक है, तो इसी को नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी, यानी इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स अ गवर्नमेंट कैन नॉट बी सूड इन इट्स ओन कोर्ट विदाउट इट्स कंसेंट। इट एक्ट्स एज अ शील्ड, यानी ये शील्ड प्रोवाइड करता है कि अगर कोई इंसान जो है आके सू करना चाहे तो फिर वो भी सू नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्टिंग द स्टेट फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स। और ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में था इंडिया में, और ब्रिटिश में काफ़ी सालों से चला आ रहा था। लेकिन बाद में ये दो टेस्ट आए, मतलब एक ही टेस्ट था, द सोवरेन वर्सेस नॉन सोवरेन फंक्शन टेस्ट, यानी सोवरेन के फंक्शंस क्या हैं कि किसके बेसिस पर उन पे सू किया जा सकता है, किसके बेसिस पर उन पे सू नहीं किया जा सकता। यानी जो द किंग कैन डू नो रॉन्ग था उसको लिमिट कर दिया, उसकी स्कोप को लिमिट कर दिया गया। और ये दो टेस्ट निकाले, द सोवरेन फंक्शन और द नॉन सोवरेन फंक्शन। सोवरेन फंक्शंस में वो आते हैं जो काम सिर्फ स्टेट द्वारा किए जाएंगे तो उन पे स्टेट जो है लाइबल हेल्ड नहीं किया जा सकता, यानी स्टेट पे सूट फाइल नहीं हो सकती, जैसे डिफेंस, पुलिसिंग, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब। ये काम अगर स्टेट कर रही है तो इन सब कामों के लिए उन पे सूट फाइल नहीं हो सकती, उनको लाइबल हेल्ड नहीं किया जा सकता। फिर आता है नॉन सॉवरेन फंक्शन। नॉन सॉवरेन फंक्शन ऐसा है जो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेशन जैसे हैंडल करता है, वैसा ही कुछ हैंडल हो रहा हो। अगर स्टेट भी वैसा हैंडल कुछ कर रही हो, जैसे कि मान लीजिए रनिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस और कमर्शियल एक्टिविटीज अगर गवर्नमेंट के अंडर भी चल रही हो, तो फिर भी वो नॉन सॉवरेन फंक्शंस होंगी और उनके एम्प्लॉय के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से स्टेट जो है वो लाइबल ठहराया जा सकता है। लैंडमार्क केस जो सबसे पहला जो सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस जो आया था वो आया था P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में। दूसरा जो केस था वो आया था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती में, जिसमें एक गवर्नमेंट जीप ड्राइवर ने किसी इंसान को स्ट्रक किया था, उस इंसान की शायद तक मृत्यु हो गई थी। और ये जो है तो कहा गया था कि जो गवर्नमेंट जीप ड्राइवर है वो अपना प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अपने हिसाब से गाड़ी चला रहा था। नॉन सॉवरेन फंक्शन था, ट्रांसपोर्ट सर्विस नॉन सॉवरेन फंक्शन है। स्टेट ऑफ राजस्थान जो है वो लाइबल हेल्ड की गई क्योंकि नॉन सॉवरेन फंक्शन था, इसमें स्टेट लाइबल हेल्ड की जा सकती है। कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक कंफ्यूजन हुई थी। कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हुआ था कि एक इंसान से, जो कस्तूरी लाल है, उससे गोल्ड और सिल्वर जो है वो उसका जो गोल्ड और सिल्वर है वो सीज किया गया था। पुलिस को लगा था कि वो चोर है, लेकिन वो बाद में ट्रेडर निकला, ठीक है, जो गोल्ड और सिल्वर का ट्रेडर निकला, और बाद में उसको छोड़ दिया गया। सिल्वर तो उसको पूरा मिल गया था, लेकिन गोल्ड जो है किसी हेड कांस्टेबल ने चोरी कर लिया था, थोड़ा बहुत चोरी कर लिया था, तो गोल्ड जो है पूरी तरीके से उसको मिला नहीं था। तो इसने जाके सू कर दिया स्टेट ऑफ यूपी को, यानी स्टेट को सू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पुलिसिंग है वो एक सॉवरेन फंक्शन है, कि भाई देखो कि जो काम है, जो सीज करना काम है, ठीक है, पुलिस का सीज करने का राइट है कि आप वो कोई भी चीज़ें सीज कर सकती है, जो उसको गलत लगे वो सीज कर सकती है, आपको डिटेन कर सकती है, ये सब कर सकती है, वो पुलिस का काम है, यानी एक सोवरेन फंक्शन है। और बाद में ये हुआ कि जो स्टेट है वो लाइबल नहीं हुआ क्योंकि ये एक सोवरेन फंक्शन है। यही जो कंफ्यूजन हुआ था कस्तूरी लाल वाले केस में, यही आगे जाके सुधरा था एन नागेंद्र राव एंड को वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, यानी एन नागेंद्र राव एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। जो कस्तूरी लाल के जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी रेलेवेंस थे सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन को लेकर, वो इसमें एड्रेस किए गए थे। इसमें क्या हुआ था कि जो अपेलेंट है उसका जो गुड्स, जितने भी फर्टिलाइजर वगैरह थे, वो सीज करके कहीं स्टोर किए गए वेयर हाउस में, और बाद में जाके वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, जो एन नागेंद्र राव, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने जो भी है जो भी कंपनसेशन है वो क्लेम किया था स्टेट से। तो स्टेट ने क्या मांगा, स्टेट मांगती है सॉवरेन इम्यूनिटी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भैया ये सॉवरेन इम्यूनिटी जो है ना, वो एक आर्केक कॉन्सेप्ट हो गया। आर्केक कॉन्सेप्ट यानी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि कोर्ट जो है एक्ट ऑफ स्टेट हो, यानी अगर ट्रीटी मेक करे, डिक्लेयरिंग वॉर हो, या फिर किसी फॉरेन कंट्री के बारे में जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इन सब मामलों में, जो एक्ट ऑफ स्टेट के मामले हैं, उनके अलावा कोई भी अगर नेग्लिजेंस हो रहा है, ठीक है, उनके अलावा, यानी एक्ट ऑफ स्टेट होगा तो फिर लाइबल हेल्ड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर एक्ट ऑफ स्टेट नहीं है, फिर भी कुछ नेग्लिजेंस एक्ट हो रहा है, ठीक है, उनके एम्प्लॉय के द्वारा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके द्वारा अगर कोई नेग्लिजेंस एक्ट हो रहा है, तो फिर लाइबल स्टेट को जो है लाइबल ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर एक्ट ऑफ स्टेट है तो फिर स्टेट को लाइबल
ठहराया नहीं जा सकता। ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है आर्टिकल 300 में, यानी लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट को जो है एज ए लीगल एंटाइटी माना गया है। जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सॉवरेन है, उसको एज ए लीगल एंटाइटी माना गया है। और लीगल एंटाइटी माना गया है तो जो स्टेट है, जो स्टेट रिफर्स टू इट्स लीगल ऑब्लिगेशन टू बी सूड फॉर wrongful acts for the breaches or for the breaches of contract, यानी जो स्टेट है, जैसे आम इंसान जैसे सू करते हैं एक दूसरे को, वैसे ही स्टेट भी सू कर सकती है, स्टेट पे भी सूट फाइल हो सकता है। और ये दिया गया है आर्टिकल 300 में। क्यों दिया गया है? ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, स्टेट की भी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्यूरिस वेदा।